हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो न्यू लेक्चर है वह बेस्ड है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पर, यानी कि मिक्स कॉम्बिनेशन के अंतराल कैपेसिटर प्लेट के अरेंजमेंट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त करते हैं उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी में से कुछ एग्जाम्पल को हम आज लेकर आए हुए हैं। जैसा कि बोर्ड पर एक सर्किट बना हुआ है जिसमें 5 कैपेसिटर प्लेट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि P और Q के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस अरेंजमेंट के लिए क्या होगा। तो ऐसा जब भी सर्किट दिखे तो ऐसे सर्किट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के मेथड से सॉल्व करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करते हैं, आइए हम इसे समझते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की कॉन्सेप्ट को हम वहाँ यूज करेंगे जब सर्किट में 5 कैपेसिटर अरेंज्ड हो, इस तरह अरेंज हो कि उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह दिखे। अब इस सर्किट का जो अरेंजमेंट है वो दूसरे फॉर्म में भी हो सकता है, उसे मैं इसको सॉल्व करने के बाद बताता हूँ। पहले हम इसे सीख लेते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट हुआ वो व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। हालांकि ये टॉपिक को हम डिटेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में बताएंगे कि इसे हम कैसे यूज करते हैं और ये इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कैसे अराइज होते हैं। लेकिन इसके जो थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जिसका यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे सिर्फ आज हम समझ लेते हैं। तो ऐसे सर्किट का अरेंजमेंट पहले समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के मेथड से ही कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि जो भी अरेंजमेंट दिया हुआ है इस 5 कैपेसिटर के अरेंजमेंट के रूप में, यदि C1 और C3 का रेशियो और C2 और C4 का जो वैल्यू दिया होगा उसका रेशियो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि लिख सकते हैं इफ C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4, इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो, या यदि हम इन दोनों को इंटरचेंज करें तो कुछ रिजल्ट्स ये भी प्राप्त होता है। C1 इंटरचेंज करेंगे तो C2 इधर आएगा, C3 ऊपर जाएगा और नीचे क्या हो गया C4। या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि C1 और C2 का रेशियो और C3 और C4 का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो, तो ऐसी स्थिति में जो बीच वाला कैपेसिटर प्लेट होता है उसका कोई यूज नहीं हो पाता। कोई यूज नहीं होने का मेन कारण है कि जब इनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा तो जो पोटेंशियल R पॉइंट पर है वही पोटेंशियल S पॉइंट पर होगा, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0। तो इस सर्किट के क्रॉस यानी C5 कैपेसिटर के क्रॉस कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, ना ही कोई इस प्लेट पर चार्ज डिपॉजिट हो पाएंगे। तो इस तरह इस कैपेसिटर प्लेट को आप कनेक्ट करो या ना कनेक्ट करो, बात इक्वल ही है। तो ऐसी स्थिति में इस कैपेसिटर प्लेट को हम हटा देंगे और उस तरह देखते हैं कि अब हमारे जो कैपेसिटर प्लेट चारों बच गए उनका अरेंजमेंट किस फॉर्म में है, कौन से सीरीज है और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो उसे देखकर हम जब सॉल्व करेंगे तो वही हमारा रिजल्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देगा। चलिए हम इसे देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख लिए कि जब इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगा तो वैसी स्थिति में R और S का पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो जब रेशियो इक्वल होता है तो हम कहते हैं देन bridge is said to be in balanced position। ब्रिज को बैलेंस पोजीशन में कहने का शर्त यह है कि कैपेसिटर प्लेट का जो रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होगा, और जब रेशियो इक्वल होगा तो पोटेंशियल भी इक्वल होंगे। तो VR इज इक्वल टू क्या हो गया VS। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब इन दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल होगा तो इधर जो कैपेसिटर अरेंज है उसके कैपेसिटेंस का जो रेशियो होगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। चाहे वो इन दोनों का रेशियो लीजिए चाहे इन दोनों का रेशियो लीजिए, वो रेशियो आपस में इक्वल होंगे। तो वो कंडीशन ये प्राप्त होगा। तो ये इन्वर्स हो गया।
हम इसे लेकर ये ला सकते हैं या इसे लेकर ये ला सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि जब इनका रेशियो इक्वल था तो C5 के अक्रॉस जो पोटेंशियल हो गए वो पोटेंशियल इक्वल हो गए। अब पोटेंशियल इक्वल होने की वजह से अब इसका कोई यूज नहीं हो पाता, तो लिख सकते हैं देन देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटर C5 across R and S। जब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो न्यू सर्किट बन सकता है, देन न्यू सर्किट बिकम्स, तो नया सर्किट क्या आएगा देख लेते हैं। तो हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये पॉइंट P था, ये पॉइंट R था, ये पॉइंट Q था और ये पॉइंट S था। तो R और S के क्रॉस कोई कैपेसिटर प्लेट नहीं है, तो यहाँ अब दिखाएंगे नहीं। और यहाँ पर जो बच गया C1, C2, C3 एंड C4, और बाकी ये सेल से अरेंज है, कनेक्ट है P और Q। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त करना है, तो ये देख पाते हैं कि ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज वाले रिजल्ट से हम लोग लिख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2। जब आप 1/C1 प्लस 1/C2 को सॉल्व करोगे तो एक रिजल्ट आएगा C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी जब उल्टा करेंगे तो रिजल्ट होगा C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस मेथड को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम बना सकते हैं कुछ इस तरह। मान लीजिए ये दोनों सीरीज में आया और सीरीज में जो वैल्यू आया वो CS हुआ, और इसका जो रिजल्ट्स है वो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 के इक्वल होगा, और नीचे वाला जो है वो भी सीरीज में है, यानी कि C3 और C4 भी सीरीज में है। इसको अगर हम CS डैश लिख दें तो रिजल्ट्स प्राप्त होगा C3 इंटू C4 अपॉन C3 प्लस C4, और बाकी जो है ये P हो गया और ये Q हो गया। तो अब हमें P और Q के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त करना है। तो अब देखते हैं ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने की वजह से हम लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं हियर CS एंड CS डैश आर इन पैरेलल। तो रिजल्ट्स जो आएगा वो होगा CS प्लस CS डैश के इक्वल। दोनों को हम जोड़ दें तो जोड़ने पर जो रिजल्ट्स प्राप्त होगा वही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस प्राप्त होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बार फिर से बोल देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है कि ये वैल्यू इक्वल यानी इनके रेशियो इक्वल होते हैं तो पोटेंशियल कैसे इक्वल होगा, या पोटेंशियल इक्वल होगा तो इनके रेशियो कैसे इक्वल होंगे, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ का यूज करके सॉल्व करेंगे डिटेल में। तो वहां देखेंगे, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिए। अब हम इसको दूसरे सर्किट के रूप में कैसे अरेंज करते हैं उसे सीख लेते हैं, फिर इस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखते हैं। तो अब हम इस सर्किट को कुछ इस फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, यानी कि यदि सर्किट कुछ इस फॉर्म में भी हो, जैसे अब आप देख सकते हो ये भी
यही सर्किट है, बस इसका दूसरा रिफॉर्मेशन है, यानी कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ अलग फॉर्म में है, लेकिन अगर इसको रिजॉल्व करें तो यही सर्किट प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि दो एंड है, एक P और एक Q। तो आप देखो एक P और एक Q। अब यहां पर हम अरेंजमेंट को दिखा देते हैं। ये जो कैपेसिटर प्लेट है वो है C1, ये जो कैपेसिटर प्लेट है वो C5। इस पॉइंट को बोला गया R, इस पॉइंट को बोला गया S, और लास्टली सब पॉइंट्स डिनोट कर ही दिए हैं। अब क्या होता है देखिए, P और R के क्रॉस, पहले P और S के क्रॉस, P और S के क्रॉस देखिए कैपेसिटर क्या है, C3 है। P और S के क्रॉस C3 है। फिर P, ये P है तो इसका मतलब ये भी P हुआ। P और R के क्रॉस देखिए, P और R के क्रॉस एक कैपेसिटर क्या है, C1 है। S और R के क्रॉस कैपेसिटर क्या है, C5 है। और R और Q के क्रॉस जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर C2 है, और ये कैपेसिटर हो गया C4। वो C4 S और Q के क्रॉस है, S और Q। अगर ये पॉइंट Q है तो ये भी समझिएगा कि ये भी पॉइंट Q ही था। तो ये अरेंजमेंट भी इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होगा, यानी कि इसमें जो S और R है इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होगा। तो उसी तरह कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो C1 और C2 सीरीज हो जाएंगे, और C3 और C4 भी सीरीज होंगे, और बाकी वो दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। यदि ये 4 माइक्रोफराड दिया हो, C3 12 माइक्रोफराड दिया हो, C5 5 माइक्रोफराड दिया हो, और C4 15 माइक्रोफराड और विथ 2 माइक्रोफराड ये वैल्यू दिया हो, तो फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के अक्रॉस आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त कीजिए। तो वैसे स्थिति में पहले देख लेते हैं। हियर C1 अपॉन C3 वैल्यू हो गया 4/12, माइक्रोफराड कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा 1/3। और देखते हैं C2 अपॉन C4, ये वैल्यू होता है 5/15, तो रिजल्ट हो गया 1/3। आप देख रहे हो C1/C3 1/3 है, C2/C4 1/3 है, यानी दोनों का रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब हो गया C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। जब रेशियो इक्वल हो गए तो ब्रिज बैलेंस पोजीशन पे हो गया। बैलेंस पोजीशन का मतलब हो गया कि इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होंगे। तो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का कोई यूज नहीं होगा। तो लिख सकते हैं हेंस point R and S are in same potential, so there are no requirement of 2 microfarad capacitor across R and S। R और X के क्रॉस उस कैपेसिटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर से कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, नहीं इस पर कोई चार्ज डिपॉजिट होगा। जो भी होगा करंट का फ्लोएशन इधर और इधर से हो जाएगा, इससे इसका कोई रोल नहीं होगा। जब इसका कोई रोल नहीं होगा तब हम सर्किट को रीअरेंज कर सकते हैं। रिजल्ट्स आएगा, ये दोनों को सीरीज दे दिए तो ये हो गया 4 माइक्रोफराड और इधर हो गया 5 माइक्रोफराड। नीचे वाला हो गया 12 और ये हो गया 15। अब हम इसके क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त करते हैं। मान के चलिए ये P था और ये Q था, बाकी पॉइंट को दिखाना कोई जरूरी नहीं है। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज वाले फॉर्मूला से मान लीजिए कि ये इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो CS आया।
तो डायरेक्ट CS का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, तो वही फॉर्मूला C1 इंटू C2, तो रिजल्ट आएगा 5 इंटू 4 20 अपॉन C1 प्लस C2 9, तो ये माइक्रोफराड हो गया। उसी तरह अगर हम इन दोनों को देखें तो मान लीजिए ये CS डैश प्राप्त हो रहा है, सपोज ये P था ये Q था। अब हम लोग CS डैश निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, मान लीजिए CS डैश यहां लिख दे रहे हैं 180 अपॉन इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 माइक्रोफराड। अगर ये कैंसिल हो सकता है तो इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल होगा 9 3 बार में और ये हो गया 60, अभी भी कैंसिल होगा ये 20 और ये 3, तो यानी 20 अपॉन 3 माइक्रोफराड ये रिजल्ट आया। तो अब CS और CS डैश जो है वो किस में है, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस P एंड Q इज इक्वल टू CS प्लस CS डैश, तो रिजल्ट्स जो प्राप्त होगा 20 अपॉन 9 प्लस 20 अपॉन 3 माइक्रोफराड, तो रिजल्ट्स हो गया एलसीएम होगा 9 20 और ये हो गया आपको 60 माइक्रोफराड, तो रिजल्ट्स हो गया 80 अपॉन 9 माइक्रोफराड। यही एक्यूरेट आंसर हो गया फॉर द दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम इसी पर आधारित एक क्वेश्चन देते हैं, वो आप सॉल्व करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए C1 जो दिया हुआ है वो 2 माइक्रोफराड है, ये जो दिया हुआ है 10 माइक्रोफराड है, ये जो वैल्यू है 6 माइक्रोफराड है और ये जो वैल्यू है 30 माइक्रोफराड है और ये 10 माइक्रोफराड है। तो बताना है P और Q के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। आप कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं इस लेक्चर सीरीज का व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित ये जो न्यूमेरिकल है वो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। अब इस पर आधारित और भी क्वेश्चन जो है वो हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।